नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय कुमार है। इससे पहले हमने उदारवाद से संबंधित 2 लेक्चर कवर कर चुके हैं। थोड़े लंबे हैं परंतु डिटेल में उसमें जानकारी दी गई है। मैं उम्मीद करता हूँ आपने उस जानकारी को बहुत इम्तनान से पढ़ा होगा क्योंकि वो लंबे ही थे। और आगे बढ़ते हैं, आधुनिक उदारवाद के बारे में समझेंगे और कोशिश करेंगे कि आधुनिक उदारवाद होता क्या है और जो इससे पहले की परंपरा थी उदारवाद से संबंधित, उसमें क्या आपने समझा और क्या बदलाव देखे गए आधुनिक उदारवाद के अंदर, किस प्रकार से बदलाव देखे गए हैं, ये भी हम देखेंगे कि राज्य की भूमिका में किस प्रकार से परिवर्तन आता है। ये इस लेक्चर के अंदर हम कोशिश करेंगे जानने की। तो दोस्तों शुरू करते हैं आधुनिक उदारवाद। इसे शुरू करने से पहले हमें थोड़ा सा पीछे का ध्यान रखना चाहिए बच्चे, कि पहले हमने क्या पढ़ चुके हैं ताकि हम इसे आगे बढ़ा सकें। देखो दोस्तों, हमने जो उदारवाद का पहला लेक्चर था उसमें तो मैंने इंट्रोडक्शन ही दिया था कि आखिर उदारवाद होता क्या है। दूसरे जो लेक्चर था उसके अंदर मैंने बताया था कि उदारवाद के अंदर महत्वपूर्ण बिंदु कौन से हैं, जैसे कि व्यक्ति हो गया, बाजार हो गया, संविधान हो गया, सीमित शक्तियां हो गई सरकार की, या फिर धर्मनिरपेक्षता। इन सब की बात उदारवाद करता है। और राज्य की भूमिका व्यक्ति के कार्य क्षेत्र में ना के बराबर, यानी व्यक्ति आर्थिक क्षेत्र में बिल्कुल स्वतंत्र है और राज्य बिल्कुल भी भूमिका नहीं निभाएगा। थॉमस पेन ने बोला था कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। कहने का मतलब आवश्यक कहाँ पर है? आवश्यक वहाँ पर है ताकि राज्य के अंदर के जो लोग हैं उनके अधिकार सीमित हो सके, सुरक्षित हो सके। समझ में आ रहा है दोस्तों? ये अधिकार कौन से थे? जैसे जॉन लॉक ने बताया था कि स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, ये 3 अधिकारों को सुरक्षा देने का कार्य राज्य का होगा। अब फिर हम बात करते हैं कि राज्य जो है बाजार की गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। व्यक्ति स्वतंत्र है अपनी आर्थिक गतिविधियों को करने के लिए। उत्पादन क्षेत्र में व्यक्ति का नियंत्रण होगा, यानी एक प्रकार से राज्य का हस्तक्षेप ना के बराबर होगा, यानी कार्य जो होंगे राज्य के वो एक तरह से सीमित होंगे। अब हम बात करेंगे कि आधुनिक उदारवाद के अंदर किस तरह से हम, जो पिछला जो उदारवाद था, शास्त्रीय उदारवाद था, उसमें बदलाव होता है। हमें ध्यान रखना है दोस्तों कि ये जो जॉन मेनार्ड कीन्स है, जॉन मेनार्ड कीन्स ने किस प्रकार से द जनरल थ्योरी एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के अंदर इसमें बताता है कि जॉन मेनार्ड कीन्स की जब यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर पूंजीवाद को लेकर एक आर्थिक संकट उत्पन्न खड़ा हुआ, आर्थिक संकट आता है, तो सबसे पहले जो उत्पादन कारखानों के अंदर, यानी उद्योग धंधों के अंदर काम करने वाले जो लोग हैं, जो मजदूर हैं, उन पर मार पड़ती है। क्योंकि जब ये ऐसी क्या कहते हैं आर्थिक तंगी आती है, आर्थिक संकट आता है, तो सबसे पहले मजदूरों को, जो काम करने वाले जो लेबर हैं फैक्ट्रियों से, उनको निकाला जाता है। अभी आपने देखा ही होगा कि कोरोना के समय में हुआ क्या था, कि पूरी दुनिया के अंदर आर्थिक जो संकट था वो उत्पन्न आ गया था, और जो मजदूर लोग थे उनकी स्थिति कैसे बेकार हो गई थी। और भारत के अंदर तो बहुत ही विचलित कर देने वाले दृश्य सामने आए थे। तो कहने का मतलब कि पूंजीवाद एक्सपोज हो गया था। जो शास्त्रीय उदारवाद था जिसमें राज्य की भूमिका ना के बराबर थी, ऐसे लोग जो आवश्यकता महसूस करते थे कि भाई राज्य मदद करेगा, व्यक्तियों के लिए करेगा, ऐसे व्यक्ति जो क्या कहते हैं पिछड़ी अवस्था में जी रहे हैं, दलित हैं, जो मजदूर हैं, ऐसे लोग जो आवश्यकता महसूस करते हैं कि कोई उनकी मदद करे, ऐसी स्थिति में राज्य एक तरह से उनके लिए मसीहा की तरह कार्य करना चाहिए था। परंतु जो उदारवाद था, शास्त्रीय उदारवाद था, जहाँ पे राज्य को एक आवश्यक बुराई के तौर पर बताया जाता था, वहाँ पे उस राज्य के द्वारा कार्य सिर्फ सुरक्षा देने तक थे, परंतु लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान, उनको और जो कल्याणकारी योजनाएं देना था वो नहीं था। तो हम यही जानेंगे दोस्तों इस आधुनिक उदारवाद के अंदर कैसे ये अपने उदारवादी विचारधारा में एक तरह से परिवर्तन कर लेता है, और जानने की कोशिश करेंगे कि जॉन मेनार्ड कीन्स जो आर्थिक आधार पर, बच्चे किसके आधार पर, आर्थिक आधार पर बदलाव करते हैं उदारवाद के अंदर, और कहते हैं कि राज्य का दायित्व ये होता है कि वह व्यक्तियों के लिए कार्य करे। ऐसे लोग जो काफ़ी ज़्यादा गरीब स्थिति में जी रहे, मजदूर हैं, बेसहारा हैं, या फिर वृद्ध लोग हैं, बच्चे लोग हैं, इनके लिए कार्य करे। तो इन्होंने, जॉन मेनार्ड कीन्स ने द जनरल थ्योरी एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, बाजार उपायों से बेरोजगारी को दूर कर अर्थव्यवस्था को पुनरुत्थान पर जोर दिया है। यानी कि जो बेरोजगारी आती है, आर्थिक संकट आता है तो बेरोजगारी आती है, तो इसको कैसे दूर किया जाए, तो इन्होंने अपनी बुक में बताया है। और आप देखोगे जो नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक उदारवाद, उसमें किस प्रकार से बदलाव आते हैं। तो आगे देखते हैं दोस्तों कि परंपरागत उदारवाद के विपरीत आधुनिक उदारवाद, यानी हम ये वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं, आधुनिक उदारवाद और परंपरागत उदारवाद में बदलाव। बदलाव यानी किस प्रकार से संशोधन किया जाता है, बदलाव होता है।
कि आधुनिक उदारवाद से आधुनिक उदारवाद यानी परंपरागत उदारवाद में बदलाव करता है, तभी जाके आधुनिक उदारवाद आता है। यानी समझना क्या है दोस्तों कि पहले परंपरागत उदारवाद आता है, फिर उसके बाद आधुनिक उदारवाद आता है। तो परंपरागत उदारवाद में बदलाव किए जाते हैं, तब जाके आधुनिक उदारवाद आता है। दोस्तों समझ में आ रहा होगा। तो आगे आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। परंपरागत उदारवाद के विपरीत यानी इसके उलट आधुनिक उदारवाद राज्य के पूर्ण हस्तक्षेप के स्थान पर राज्य को अहस्तक्षेप के स्थान पर राज्य को हस्तक्षेप और सक्रिय भूमिका दिखा दिखा देखते हैं। कहने का मतलब जब आधुनिक उदारवाद आता है ना, तो राज्य की भूमिका ना के बराबर जो थी किसके अंदर, परंपरागत उदारवाद के अंदर, ना के बराबर का मतलब कि राज्य भूमिका नहीं निभाता था, राज्य का कार्य सिर्फ सुरक्षा प्रदान करना था। अब इसके अलावा भी राज्य के कार्य बढ़ गए किसके अंदर, आधुनिक उदारवाद के अंदर। अब ये सुरक्षा के अलावा भी राज्य बहुत सारे काम करेगा। यानी आप देखते ही होंगे दोस्तों कि कितनी ही सुरक्षा हमें राज्य यानी कितनी ही योजनाओं का फायदा हम राज्य के द्वारा अपनाते हैं, उठाते हैं। जैसे राज्य यानी सरकार के द्वारा जो योजनाएं हमें दी जाती हैं, जैसे राशन हो गया, फिर स्कूली व्यवस्था हो गई, या बिजली हो गया, पानी हो गया, और भी ऐसी योजनाएं हैं जो लोगों का कल्याण हो सकता है, जैसे उज्ज्वल योजना ही हो गई। ऐसी चीज़ें जो व्यक्ति के विकास में भूमिका निभा सकती है, और ऐसे व्यक्ति जो महसूस करते हैं सरकार की मदद को, उन लोगों के लिए एक वरदान साबित होती है। तो ऐसा राज्य उत्पन्न होता है किसके अंदर, आधुनिक उदारवाद के अंदर दोस्तों, जहां पर राज्य जो है व्यक्तियों के लिए मदद करता है, राज्य में हस्तक्षेप करता है, व्यक्ति के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप करता है, वह व्यक्तियों के लिए कार्य करता है। यानी यहाँ पे उदारवाद राज्य के पूर्ण अहस्तक्षेप के स्थान पर, यानी जहाँ पे तो पहले ये अहस्तक्षेप करता था, अब इसकी जगह पे राज्य जो है हस्तक्षेप करने लगा, और वो सक्रिय तौर पर भूमिका निभाने लगा। यानी वो देखने लगा कि राज्य में कौन ऐसे लोग हैं जो आवश्यकता महसूस करते हैं किसकी, हस्तक्षेप की। हस्तक्षेप का मतलब क्या हो गया दोस्तों, हस्तक्षेप का मतलब मदद करना, कल्याणकारी राज्य का उद्भव माना जाता है। कल्याणकारी राज्य का मतलब आप जानते ही हो दोस्तों कि सरकार कैसी योजनाएं चलाती हैं, जैसे लाडली योजना हो गया, उज्ज्वल योजना हो गया। ऐसी योजनाएं जिससे आम लोगों का भला हो सके, कल्याण हो सके, ऐसी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं, जिससे लोगों का जो बेसिक सुविधाएं, बेसिक जो क्या कहते हैं आवश्यकताएं, वो पूर्ति हो सके राज्य के हस्तक्षेप से। यानी पहले ऐसी अवस्था थी, यानी आधुनिक राज्य उदारवाद से पहले जो परंपरागत उदारवाद था ना, उसमें राज्य हस्तक्षेप नहीं करता था, अहस्तक्षेप करता था। परंतु जब आधुनिक उदारवाद आया तो उसमें हस्तक्षेप होना शुरू हो गया। हम देखेंगे दोस्तों कि आधुनिक उदारवादी विचारकों में मिल, कांट, ग्रीन, एलटी हबहाउस को देखा जा सकता है। यह रूप व्यक्तिवाद के विपरीत सामूहिकता को अपनाए जाने पर बल देते हैं। मैंने आपको समझाया था दोस्तों कि जो परंपरागत उदारवादी हैं, परंपरागत उदारवादी व्यक्ति को ज़्यादा महत्व देते थे, समाज को नहीं देते थे। परंतु जब ये आधुनिक उदारवाद आया, तो आधुनिक उदारवाद ने व्यक्ति की जगह किसको ज़्यादा महत्व देना शुरू कर दिया, समूह को क्या कहते हैं एक तरह से महत्व देना शुरू कर दिया। समूह की बात करने लगा, समाज की बात करने लगा कि समाज से ही तो व्यक्ति का निर्माण होता है, ना कि व्यक्ति से समाज का निर्माण होता है। ये किसकी पहचान है, आधुनिक उदारवाद की। आगे बढ़ते दोस्तों, इसको अपनाया गया। परंपरागत उदारवाद जहां आर्थिक उदारवाद पर बल देता है, वहीं आधुनिक उदारवाद सामाजिक पक्ष को अहम मानता है। सामाजिक पक्ष का मतलब भाई समाज में ऐसे भी लोग हैं, मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूँ वही बात, कि समाज में ऐसे भी लोग हैं जो समाज में आवश्यकता महसूस करते हैं राज्य के हस्तक्षेप की। तो वो ऐसे लोग कौन हैं, जो दलित हैं, पिछड़े हैं, महिलाएं हैं, बूढ़े लोग हैं, छोटे बच्चे हैं, जो अनाथ हैं। ऐसे लोगों के लिए राज्य का हस्तक्षेप करना उनके लिए वरदान साबित होता है। ऐसे लोग महसूस करते हैं कि राज्य उनके लिए खड़ा रहे, जहाँ कोई ना खड़ा हो वहाँ पे राज्य खड़ा रहे, उन्हें न्यूनतम जो जीवन जीने की आवश्यकता है वो उपलब्ध राज्य करवाए। सामाजिक पक्ष को अहम मानते हैं इसलिए आधुनिक उदारवादी। अहंकारी व्यक्तिवाद के स्थान पर, अहंकारी व्यक्तिवाद का मतलब ये जो परंपरागत उदारवादी मानते थे कि व्यक्ति से समाज बनाए, तो एक तरह से अपने आप में ईगो आ जाता है, एक घमंड आ जाता है कि व्यक्ति से ही सारी समाज का निर्माण हो रहा है, सृष्टि का निर्माण हो रहा है, संस्थाओं का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अहंकारी व्यक्तिवाद के स्थान पर आधुनिक उदारवादी विकासवादी व्यक्तिवाद और बहुलवाद पर जोर देते हैं। देखो यहाँ पर भी ये व्यक्ति की ही बात कर रहे हैं, परंतु ये व्यक्ति जो है विकास की बात कर रहे हैं। यहाँ पर व्यक्ति के विकास की बात चल रही है, और प्रत्येक व्यक्ति के विकास की बात चल रही है। प्रत्येक व्यक्ति में वो व्यक्ति भी आ जाएगा जो दबा कुचला, जो गरीब है, पिछड़ी अवस्था में जी रहा है, महिलाएं हैं, बूढ़े हैं, ऐसे लोगों के स्थिति को
यानी विकास करने में अगर राज्य महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है तो इसे व्यक्तिवादी विकासवादी व्यक्तिवाद कहा जाएगा। और बहुलवाद पर जोर देता है। बहुलवाद का मतलब कि बहुत सारी विचारधाराएं समाज में समावेश हो सकती हैं, बहुत सारी विचारधाराएं समाज में होती हैं, जैसे नारीवादी विचारधारा है, साम्यवादी विचारधारा है, गरीबी है, और भी अशिक्षा है, और भी विचारधाराएं हो सकती हैं उदारवाद के अलावा भी। तो बहुलवाद पर जोर देती है, यानी वाद का मतलब बहुत सारी विचारधाराओं पर भी जोर देती है, एक विचारधारा पर ना जोर देकर अन्य विचारधाराओं पर भी जोर देती है। इसका अर्थ यह है कि राज्य मनुष्य को एकांकी के जीवन के स्थिति से मनुष्य को हुनर और क्षमताओं को निखारने में मदद करता है। अच्छा, समझने की कोशिश करो, राज्य मनुष्य को एकाकी की जीवन की स्थिति से निकालकर, एकाकी का जीवन का मतलब जब परंपरागत उदारवाद था ना, जिससे पहले हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर के अंदर, इसके अंदर व्यक्ति को बताया जाता है एक तरह से व्यक्ति जो है परमाणु की भांति है, यानी एक तरह से स्वतंत्र है। समाज में व्यक्ति के जो उसकी क्षमताएं हैं, जो उसकी जो क्या कहते हैं अचीवमेंट है, जो उसने खुद से प्राप्त करा है, उसे लगता है कि इसमें समाज के किसी अन्य वर्ग, संस्था या समूह का या खुद के परिवार का कोई लेना देना नहीं है। व्यक्ति ने खुद से ही अपने आप को खड़ा करा है, अपना विकास करा है। तो कहने का मतलब व्यक्ति जो है एकांकी हो जाता है, उसका जीवन जो है किसी से और के साथ जोड़कर नहीं देखता है। जबकि अगर हम देखते हैं किसके अंदर, आधुनिक उदारवाद के अंदर, तो उसमें ये बताने की कोशिश की जाती है कि जो व्यक्ति की स्थिति बनी है, जो कामयाब हुआ है, तो उसमें समाज का रोल दिखाया जाता है। जैसे समाज का मतलब स्कूल हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, मेडिकल कॉलेज हो गए, जिससे वो व्यक्ति क्या कहते हैं डॉक्टर बनाए। अगर मतलब मेडिकल कॉलेज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो डॉक्टर बनाए, कोई व्यक्ति डॉक्टर बनाए तो यूनिवर्सिटी का एक तरह से रोल आता है। अगर कोई लॉयर बनाए तो लॉ कॉलेज काम आते हैं। तो मतलब समाज एक तरह से भूमिका निभाती है व्यक्ति के निर्माण में, जबकि यहाँ पे समाज पे जोर दिया जा रहा है कि समाज ही निर्माण करे व्यक्ति का। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये आधुनिक उदारवाद है। अगर हम बात करते हैं परंपरागत उदारवाद के अंदर, तो आप देखोगे दोस्तों कि परंपरागत उदारवाद के अंदर जो व्यक्ति है वो कहता है कि ये मेरी कार्य और क्षमताओं के आधार पे ये मैंने खुद से चीज़ों को प्राप्त करा है, खुद से कामयाबी प्राप्त करी है। इसमें किसी समाज के किसी हिस्से का, वर्ग का, समूह का, समुदाय का, संगठन का कोई रोल नहीं है। तो यानी वो अहमवादी हो जाता है और वो अपने आप को समाज से अलग रखता है। अलग रखता है मतलब समाज से उसका कोई लेना देना नहीं होता, इसलिए मनुष्य एकांकी होता है, यानी एक तरह से मनुष्य अलोन हो जाता है, किसी से उसका कोई लेना देना नहीं होता है, कोई संबंध नहीं होता है, कोई परिवार नहीं होता है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं होता है, कोई समाज नहीं होता है। यानी वो मनुष्य जो है अपने आप को एकांकी के जीवन में जीता था। कहाँ पर? परंपरागत उदारवाद में। परंतु हम पढ़ रहे हैं आधुनिक उदारवाद, तो आधुनिक उदारवाद में ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो मनुष्य को जो हुनर मिला है, जो क्षमताएं मिली है ना, वो मनुष्य को अपने आप से नहीं मिली है, उसे समाज में रहकर ही मिली है। ये जो क्षमताएं निखारने का जो हुनर मिला है ना, जो उसके अंदर जो रचनात्मक क्षमता आई है, उसे वह समाज में रहकर मिली है, ना कि उसने अपने आप से प्राप्त करी है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। यह अधिकतर उपयोगिता के विपरीत व्यक्तिगत विकास को तवज्जो देते हैं। किसको तवज्जो देते हैं? व्यक्तिगत विकास को, इंडिविजुअल डेवलपमेंट को बात करते हैं। कौन? परंपरागत उदारवादी। जबकि नकारात्मक स्वतंत्रता के बजाय आधुनिक उदारवादी सकारात्मक स्वतंत्रता को जरूरी मानते हैं। कहने का मतलब, सकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब दोस्तों ये होता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता में एक क्षेत्र के बाद उसमें बाध्यता होनी चाहिए, उसमें एक तरह से कंट्रोल होना चाहिए उसकी स्वतंत्रता पर। इसका अर्थ ये नहीं है कि जैसे आपने पढ़ा कि जो परंपरागत उदारवादी हैं वो व्यक्ति को स्वतंत्र मानते हैं, उसमें समाज का कोई रोल नहीं है, समाज की किसी संस्था का रोल नहीं है। परंतु यहाँ पर सकारात्मक उदारवादी बोलते हैं कि जो व्यक्ति बना है ना बच्चे, वो समाज के अन्य संस्थाओं की देन है। जैसे कि अगर आप भविष्य में अगर आप जॉब करते हो, सरकारी जॉब पे लगते हो, बड़े पद पे जाते हो, तो इसमें समाज का ही तो रोल है। आपको घर से पालन पोषण किया गया है, समाज ने आपको संस्कृति दी है, यूनिवर्सिटी ने आपको ज्ञान दिया है, और ये आप इन समाज के ऋणी रहोगे, कर्जदार रहोगे, क्योंकि आपको बनाने में समाज के माहौल का बहुत बड़ा रोल है। जबकि परंपरागत उदारवादी क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि हमारी कामयाबी में हमारी खुद की क्षमताओं, हमारी कार्य क्षमताओं का, रचनात्मक क्षमता का योगदान है, किसी अन्य व्यक्ति का योगदान नहीं है। तो ये चीज़ें जो हैं एक दूसरे से अलग करती हैं। यानी अगर हम सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करते हैं तो यहाँ पे स्वतंत्रता पर सीमाएं लगाई जाती हैं, और यानी राज्य हस्तक्षेप करता है, राज्य कंट्रोल करता है, राज्य जो है व्यक्ति के जो आवश्यकता महसूस करने वाले व्यक्ति हैं उनके कार्य क्षमताओं को आगे बढ़ाता है, ठीक है, उनको मूलभूत आवश्यकताएं देता है, इसलिए सकारात्मक स्वतंत्रता की बात की जाती है। टी एच ग्रीन, एल टी हब हाउस जैसे विचारक जो हैं
जो आधुनिक उदारवाद हैं ऐसी इनकी विचारधाराओं को मानते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये ध्यान रखना, टी.एच. ग्रीन और एल.टी. हॉबहाउस ये दो ऐसे विचारक हैं जो किसकी विचारधारा को मानते हैं, ये विचारधारा मानते हैं आधुनिक विचारधारा, आधुनिक उदारवाद की विचारधारा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये खत्म होने वाला है, फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं। आधुनिक उदारवाद ने समाजवाद के मूल्यों को अपनाया, किसको अपनाया है, सोशल वैल्यू को, कि भाई जाहिर सी बात है व्यक्ति का निर्माण खुद से नहीं हुआ है, व्यक्ति समाज से बना है, तो यानी व्यक्ति जो है समाज का एक हिस्सा है। यानी ये नहीं कह सकता कि समाज व्यक्ति से समाज बना है, यहाँ पर कहने का मतलब ये होगा आधुनिक उदारवाद के अंदर समाज से व्यक्ति है, समाज से मिलकर ही व्यक्ति का निर्माण और क्षमताओं का निर्माण होता है। तो समाज के मूल्यों को अपनाया गया। इसके परिणाम स्वरूप गरीबी, बीमारी, अज्ञानता को दूर करने के लिए सरकार लोक कल्याणकारी योजनाओं में निवेश का मतलब इन्वेस्टमेंट करती है, खर्च करती है। सॉरी, आधुनिक उदारवाद की कल्याणकारी योजनाएं अवसर की समानता को आगे बढ़ाने और सामाजिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने का कार्य करती हैं। कहने का मतलब लोगों की भलाई होती है, उत्तरदायित्व सरकार का ज़्यादा बनता है, सरकार का कार्य बढ़ जाता है। आधुनिक उदारवाद और परंपरागत उदारवाद में यही अंतर है कि परंपरागत उदारवाद के अंदर देखोगे कि राज्य के कार्य सीमित हैं, यानी उसके कार्य ज़्यादा नहीं है सिर्फ सुरक्षा के अलावा। जबकि अगर हम देखें किसमें, आधुनिक उदारवाद के अंदर, तो राज्य के काम सुरक्षा देने के साथ साथ कल्याणकारी योजनाएं देना भी है, यानी राज्य के कार्य क्षेत्र बढ़ जाता है, यानी उसके पास काम बढ़ जाता है, किसके पास, राज्य के अंदर। यानी आधुनिक उदारवाद के राज्य में काम बढ़ जाता है, जबकि परंपरागत उदारवाद के अंदर जो राज्य के कार्य हैं वो कम होते हैं। यहाँ पे आपको मोटा माटी समझना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। नव उदारवाद, क्या दोस्तों, नव उदारवाद पढ़ते हैं। नव उदारवाद क्यों आया मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले ये समझ लेते हैं कि नव उदारवाद आने से पहले क्या घटनाएं घटी कि ये नव उदारवाद आया और नव उदारवाद आखिर होता क्या है, समझने की कोशिश करना दोस्तों। अब राज्य जो है ना, इससे पहले यानी आधुनिक उदारवाद बड़े ही आपको अच्छा लग रहा होगा, आधुनिक उदारवाद के बारे में आपने पढ़कर अच्छा लग रहा होगा कि सरकार जो है कल्याणकारी योजनाएं कर रहा है, सरकार जो है गरीबों के लिए मसीहा की तरह काम कर रहा है। आपको लगता नहीं है कि यही चीज़ें, यही पॉलिसी लेके जर्मनी और इटली के जो देश थे, जर्मनी और इटली में जो जर्मनी इटली जो देश हैं, यहाँ पर मुसोलिनी बैटिक जो थे इटली के थे और हिटलर जो जर्मनी के थे, वो भी तो अपने आप को कल्याणकारी बोलते थे। वो भी लोगों को बेरोजगारी, मतलब लोगों की जो बेरोजगारी थी उनको दूर करने में लग गए थे। लोगों को स्वास्थ्य की सेवाएं चाहिए थी तो वो स्वास्थ्य सेवाएं देते थे। लोगों को जो आवश्यकताएं होती थी वो लोगों को इन सभी आवश्यकताओं को पूर्ति करते थे। परंतु एक शर्त पर यह था कि उनकी स्वतंत्रता छीन ली जाएगी, समानता के नाम पर। किसके नाम पर, समाज में समानता के नाम पर स्वतंत्रता छीन ली जाएगी। यानी आधुनिक उदारवाद का एक रूप ये निकल कर आता है दोस्तों कि राज्य का रूप एक तरह से विकृत हो जाता है। राज्य का रूप कैसा हो जाता है, राज्य का रूप विकृत हो जाता है, जिससे आधुनिक उदारवाद की आलोचना शुरू हो जाती है, जिससे सेकेंड वर्ल्ड वार होता है। सेकेंड वर्ल्ड वार में आप देखते ही हो, हिटलर, मुसोलिनी बैटिक और तोजो भी ऐसी काम करते हैं जो जापान के होते हैं। तो कल्याणकारी नाम पर मार्क्सवादी भी अपने आप को बोलने लगते हैं कि असली कल्याण तो हमने ही करा है। लोगों को जो समानता लाने के वो देखो, वो समानता की तो बात करते हैं मार्क्सवादी कहते हैं कि एक एक पूंजीपति को समाप्त करके साम्यवाद की स्थापना लाई जाएगी जहां पे सभी लोग समान होंगे। यानी कल्याणकारी योजनाओं को नाम पर, राज्य के कल्याण के नाम पर मुसोलिनी बैटिक, हिटलर और मार्क्सवादी, ये ऐसी विचारधारा उभर कर आने लगी जो लोगों का भला तो नहीं, हाँ उनसे उनके अधिकार और छीन लिए और उनकी क्षमताएं कमजोर और कर दी। जैसे आपने पढ़ा था यूएसएसआर के अंदर कोल्ड वार जब हुआ था, कोल्ड वार के समय में यूएसएसआर जो था वहाँ पर लोगों को ये फ्री की सुविधाएं दी गई थी, बिजली, पानी, रोटी, कपड़ा, मकान, लोगों को रोजगार, ये सब दिया जाता था। परंतु उनसे क्या छीना गया, उनकी स्वतंत्रता। अब जाहिर सी बात है उदारवादी ये एक ऐसी विचारधारा है, ये कुछ भी झेल लेंगे, परंतु ये अपनी जो बुनियादी जो दर्शन है ना, जैसे मैंने बताया था, व्यक्ति को ये महत्व मानते हैं, स्वतंत्रता को महत्व देते हैं, संविधान सीमित शक्तियों, संविधान के दायरे में सरकार को ज़्यादा महत्वता देते हैं, धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं। ये इन पॉइंट्स पे बहुत ही ज़्यादा बिलीव करते हैं, परंतु ये इनका जो यकीन था वो टूटने लगता है। किसके अंदर, आधुनिक उदारवाद के अंदर।
ऐसा क्यों होने लगता है? क्योंकि कल्याणकारी राज्य के नाम पर ऐसी विचारधाराएं, ऐसी शक्ति, ऐसी तानाशाही शक्तियां आ गई जिससे राज्य की स्थिति बिगड़ती चली गई, या आप कह सकते हैं कि राज्य का रूप बिगड़ गया या विकृत हो गया। फिर से उदारवादी सोचते हैं कि ये क्या हो गया। उदारवाद के अंदर जो विचारधारा थी, आधुनिक विचारधारा, भले ये लोगों के भले के लिए आई थी, परंतु इसमें कमियां थी। कमियां क्या थी कि कुछ लोगों ने कल्याण के नाम पर अपनी तानाशाही स्थापित कर दी। लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान, बेसिक आवश्यकता की सुविधा जो थी वो दी, परंतु उनसे उनसे उनकी स्वतंत्रता छीन ली। अब स्वतंत्रता छीन ली मतलब आप सरकार के खिलाफ भी आवाज नहीं उठा सकते हो। समानता होगी आपको रोटी, कपड़े, मकान को लेकर, रोजगार को लेकर, परंतु आपको आवाज उठाने की स्वतंत्रता नहीं होगी। तो स्वतंत्रता छिन जाना यानी उदारवाद की आत्मा छिन जाना। तो फिर उदारवादियों ने फिर से सोचा, फिर से रियलाइज करा। मैंने आपको बताया था उदारवादी विचारधारा वो विचारधारा है जो हमेशा गतिमान रहती है और उतनी ही लचीली है, और ये अब हमेशा अपनी गलतियों को ध्यान में रखती है कि कहाँ गलतियां हुई हैं और इसे अपनी गलतियों को सुधार कर आगे बढ़ती है। ये है उदारवादी विचारधारा। इसलिए आज के समय में भी उदारवादी विचारधारा एक तरह से प्रगतिशील है, आगे बढ़ रहे हैं देश इस विचारधारा को अपनाकर। और भारत ने भी 1990 के अंदर उदारवादी विचारधारा को अपनाया और दुनिया के साथ आगे हम बढ़ रहे हैं। फिलहाल ये तो ये रही बात की आधुनिक उदारवाद के अंदर क्या कमियां थी। जो कमियां थी ना, इसको फिर से रियलाइज करा गया और फिर एक और विचारधारा उभर आती है, नव उदारवादी। किसके अंदर बच्चे? ये उदारवाद की तीसरी शाखा है और हम समझने की कोशिश करेंगे नव उदारवाद होता क्या है। मैं आपको सरल सी बात बताऊं, जो परंपरागत उदारवाद है ना, परंपरागत उदारवाद को रिवाइव करा गया है, यानी फिर से जीवित किया गया है। किसके अंदर? नव उदारवाद के अंदर। नव उदारवाद के अंदर परंपरागत उदारवाद को जीवित करने का कार्य किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इतना डिटेल में नहीं जाना क्योंकि आपके एग्जाम आने वाले हैं। हाँ, आप जितना मजबूती से सीखोगे ना, आपके लिए उतना ही आगे के लिए उतना ही बेहतरीन होगा, आपके कॉन्सेप्ट उतने ही क्लियर हो जाएंगे। पढ़ते हैं। नव उदारवादी परंपरागत उदारवादियों की भांति आर्थिक लाभ को अधिकतम करने पर जोर देते हैं। यानी कहने का मतलब दोस्तों यही है कि जब नव उदारवादी आए ना, उन्होंने फिर से जीवित करा किसको? परंपरागत उदारवाद को। क्योंकि उन्होंने देख लिया कि आर्थिक जो आधुनिक उदारवाद है उसमें बहुत कमियां हैं, लूप होल हैं, और इसमें आर्थिक लाभ को अधिकतर जोर दिया किसके अंदर? नव उदारवाद के अंदर। जैसे परंपरागत उदारवाद के अंदर भी आर्थिक आधार पर ज़्यादा जोर दिया जाता था, आर्थिक आधार पर ज़्यादा जोर दिया जाता था। लोग जो हैं व्यापार करते थे और बाजार जो था राज्य के नियम से नहीं, बाजार खुद अपने नियम तय कर लेता था। जो वस्तु होते थे उसका मोल भाव जो था वो राज्य खुद तय कर लेता था। राज्य की भूमिका नहीं होती थी, व्यक्ति स्वतंत्र था, बाजार स्वतंत्र था राज्य के हस्तक्षेप से। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी यही बताने की कोशिश की जा रही है किसके अंदर? नव उदारवाद के अंदर। नव उदारवाद को अगर आप वैसे लिख कर आ जाओगे जैसे आपने परंपरागत उदारवाद पढ़ कर गए हो तो आपका काम आसान हो जाएगा, परंतु इसके अंदर कुछ करेक्टर होंगे। हेयक हो गया है ना, उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि उन्होंने जो बुक्स का नाम लिखा है वो किस प्रकार से बताने की कोशिश कर रहे हैं। पढ़ते हैं आगे। करारी मूवली। तो दोस्तों यहाँ पे यही समझना है कि राजनीतिक संस्थाओं और क्षमताओं में सुधार के साथ साथ शांति और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता को भी सुनिश्चित करता है नव उदारवाद। ये आपके अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है उसके अंदर भी एक सिद्धांत के तौर पे आपको पढ़ना पड़ेगा। बड़ा आसान हो जाता है अगर आप नव उदारवाद को अच्छे से पढ़ लो ना दोस्तों, आपका एक बेस तैयार हो जाता है आपको आने वाली विचारधारा को समझने के लिए। तो अब पढ़ते हैं आगे कि नव उदारवादी केनीसियन अर्थव्यवस्था से परे कुछ सुधारों पर जोर देते हैं। यहाँ पे केनीसियन तो नहीं आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए कीनवादी, जो मेनार्ड कीन्सवाद। कीन्सवाद के नाम से भी जाना जाता है। जो जहाँ अभी आपने पढ़ा था ना दोस्तों कि जो ये हैं व्यक्ति जॉन मेनार्ड कीन्स, जॉन मेनार्ड कीन्स, ये जॉन मेनार्ड कीन्स, ये दोस्तों इनके नाम पर इनकी विचारधारा काम करती है, कीन्सवादी। जहाँ पे उन्होंने जो आगे दिख रहा है ना आपको वो गलत बताया गया है, वहाँ पे मतलब मिस प्रिंट हो गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो ये कीन्सवादी होना चाहिए।
कीन्सवादी अर्थव्यवस्था से परे, यानी जॉन मेनार्ड कीन्स तो कहते थे कि राज्य का हस्तक्षेप होना चाहिए, परंतु नव उदारवादी कहते हैं कि राज्य का हस्तक्षेप ना के बराबर होना चाहिए। तो कीन्सवादी अर्थव्यवस्था से परे कुछ सुधार जोड़ देते हैं। नव उदारवाद निजीकरण को बढ़ावा देने और करों और खर्चों में कटौती करने पर बल देते हैं। यानी कहने का मतलब, नव उदारवाद किस पे बात करते हैं? निजीकरण पे, प्राइवेटाइजेशन पे। जैसे किन्होंने बात करी थी? परंपरागत उदारवादियों ने भी यही बात करी थी कि व्यक्तिगत जो क्या कहते हैं संपत्ति है उसकी स्वतंत्रता की बात करते हैं। तो नव उदारवाद में भी यही बात की जा रही है कि नव उदारवाद में भी निजीकरण को बढ़ावा देने की बात की जाती है। निजीकरण को हम प्राइवेटाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। और करों और खर्चों में कटौती करने पर बल देता है। यानी अगर आप मान के चलो, अगर आप पे टैक्स बढ़ा दिया जाए और खर्चे, टैक्स के साथ साथ खर्चे भी ज़्यादा हैं, तो क्या ऐसे में व्यक्ति क्या ज़्यादा बेनिफिट कमा पाएगा नव उदारवाद के अंदर? तो नहीं। तो इसलिए राज्य का कार्य क्या होगा? कम से कम टैक्स लेना। टैक्स तो लेगी, ध्यान रखना। टैक्स किस लिए काम आएगा? सुरक्षा प्रदान करने के लिए। सुरक्षा समझ में आ गया ना? यानी आपको राज्य के अंदर पुलिस की ज़रूरत है और सीमाओं पर किसकी ज़रूरत है? क्या कहते हैं, आर्मी की, ठीक है। तो यहाँ पर इनके ऊपर खर्चा करने के लिए टैक्स की ज़रूरत होती है। इसके अलावा ज़्यादा टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो खर्चों और करों को कटौती करने पर बल देता है। इनका मानना है कि बाजार व्यवस्था में सामाजिक और आर्थिक समस्या को हल करने का सामर्थ्य है। क्या मतलब? कि बाजार व्यवस्था में किसका किसका ताकत है? जो भी समस्याएं हैं ना समाज के अंदर, उसको कम करने की एक ताकत है। नव उदारवादी विचारक आधुनिक उदारवादियों के स्थान पर परंपरागत उदारवादियों के व्यक्तिवाद, बाजारवाद, आर्थिक तार्किकता और आत्मनिर्भरता से प्रेरणा हासिल करते हैं। कहने का मतलब दोस्तों वही है, घुमा फिरा के एक विचारधारा का नाम लिख दिया गया है। बात तो वही है कि जो परंपरागत उदारवाद हैं उसी को रिवाइव करा जा रहा है, फिर से जीवित किया जा रहा है। किसके द्वारा? नव उदारवादियों के द्वारा, ठीक है। बात वही की जा रही है कि संपत्ति की जो सुरक्षा हो, वो संपत्ति की सुरक्षा करेगा राज्य, ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है। बाजार अपने हिसाब से चलेगा, ना कि सरकार के हस्तक्षेप से चलेगा। आर्थिक तार्किकता होगी कि कहाँ क्या खर्च करना है, कहाँ क्या करना है, वो अर्थव्यवस्था के आर्थिक तार्किकता के ऊपर निर्भर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नव उदारवाद राज्य विरोधी, क्या हो गया, हाँ ये था। नव उदारवाद राज्य विरोधी विचारों का समर्थन करते हैं। किसका विचार समर्थन करते हैं? राज्य विरोधी समर्थन। यानी कि राज्य का कार्य कम होगा, सीमित होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? सीमित होना चाहिए। राज्य का कार्य सीमित होना चाहिए। राज्य विरोधी विचारों का समर्थन करते हैं क्योंकि नव उदारवादी चिंतक जो है राज्य को दमनकारी और स्वतंत्रता के लिए बाध्यकारी मानते हैं। क्या मानते हैं? स्वतंत्रता के लिए बाध्यकारी मानते हैं। नव उदारवादी चिंतक राज्य को दमनकारी मानते हैं। क्योंकि दमनकारी क्यों बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे क्यों लिखा गया है दमनकारी? अभी आपने रूप देख लिया है। जैसे हिटलर कैसे उत्पन्न हुआ है, कैसे मुसोलिनी बैटिक आया है, वो क्यों? क्योंकि उसने राज्य को दबाया है, लोगों की स्वतंत्रता को दबाया है। इसलिए राज्य को एक तरह से दमनकारी बोलता है। कौन? नव उदारवादी। समझ में आ रहा है आपको? तो इसमें स्वतंत्रता के लिए बाध्यकारी मानते हैं, क्योंकि राज्य अगर दमनकारी होगा तो आपकी स्वतंत्रता के लिए खतरा होगा। तो ऐसे राज्य का समर्थन नहीं करता है कौन? नव उदारवादी। इस नव उदारवादी अवधारणा का प्रतिपादन फ्रेडरिक हेयक, मिल्टन फ्रीडमैन और लुडविग और रॉबर्ट नोजिक जैसे विचारकों ने इन अवधारणाओं का विकास में योगदान दिया। दोस्तों इनका नाम जरूर ध्यान रखना। ये अगर आप थिंकर्स लिख कर आओगे, इनके विचार जो उनका नाम लिख कर आओगे, तो एक इम्प्रेशन पड़ता है जो चैकर होता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि बच्चा अच्छा पढ़ कर गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बस ये खत्म होने वाला लेक्चर। नव उदारवादियों की माने तो सरकार का हस्तक्षेप अर्थव्यवस्था में नुकसानदायक है। क्या है दोस्तों? अर्थव्यवस्था में नुकसानदायक है। सरकार का हस्तक्षेप होगा तो अर्थव्यवस्था का नुकसान होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है। अच्छा, बिजनेस का क्या मतलब है भैया? जैसे आप एक प्रोडक्ट को अगर उसकी उत्पादन के हिसाब से उसका कॉस्ट कम कर दोगे, लोगों को दोगे, फ्री में दोगे, तो अर्थव्यवस्था का ये तो रूल नहीं है कि जितनी कॉस्ट पड़ती है वो उस कॉस्ट के हिसाब से उसको, अगर उससे उतना प्राप्त ना हो तो लॉस में ही जाएगा, राज्य लॉस में जाएगा। अगर राज्य हस्तक्षेप करेगा और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के नाम पे जनता को क्या कहते हैं, सरकारी योजनाओं को लाभ देगा, इससे क्या है, अर्थव्यवस्था पे वो बोझ पड़ेगा। तो यही चीज़ जो है, राज्य जो है ना,
अर्थव्यवस्था पे बोझ बढ़ता हुआ चलता चला जाएगा और राज्य एक तरह से बुराई के तौर पे देखा जाएगा, क्योंकि इस राज्य के अंदर व्यक्तियों की आवश्यकताओं के नाम पे राज्य का बोझ ज़्यादा बढ़ता चला जाता है और यहाँ पे इसके अंदर कमी देखी जाती है। दोस्तों समझ में आ रहा होगा आपको, खत्म होने वाला है। लोक कल्याणकारी भूमिका पर सवाल उठाए। फ्रीडमैन के अनुसार दरअसल राज्य जिस बेरोजगारी को दूर करने के प्रयास के नाम पर करों को वसूल करता है अथवा राज्य की भूमिका को अहम मानता है, वह बुनियादी रूप से गलत है।